Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. In the previous class, we had discussed about the warriors of Mysuru. That video link is given below. You can watch after this video. तो पिछले वाले वीडियो में हम दोड्डा देवराजा और राज वड़ीर के बारे में पढ़े थे, जो ऑलरेडी एक वीडियो बना के इस यूट्यूब पे है। तो तुमको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहे, तो उसे बाद में इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ये चिक्कदेवराज वड़ियर और आगे आने वाले किंग्स के ऊपर रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ साथ शेयर करें, हमारे चैनल का बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको देखेंगे, चिक्कदेवराज वड़ियर। तो चिक्कदेवराज वड़ियर वड़ियर डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट किंग है, पहला इंपॉर्टेंट किंग भी उसको हमें बोल सकते हैं। तो इसके बाद में भी इंपॉर्टेंट किंग्स आते हैं, लेकिन ये उसकी उतनी फाउंडेशन डाल जाते हैं, इतना अच्छा काम कर जाते हैं कि वड़ियर डायनेस्टी का नाम यहीं से रोशन होना स्टार्ट होता। तो चिक्कदेवराज वड़ियर 1673 से लेके 704 तक रहते हैं। औरंगजेब और शिवाजी के कंटेम्प्रेरी किंग है, उनके साथ साथ रहने वाला किंग है। ऊपर औरंगजेब रहते हैं, तो साइड में क्या है, शिवाजी रहते। तो इन्हों कर्नाटक को रूल करते थे उस टाइम के अंदर। ही वॉज द सन ऑफ दोड्डा देवराजाज ब्रदर, दोड्डा देवराजा के ब्रदर का सन था। तो इसको डायनेस्टी मिल जाती, तो आगे एक एफिशिएंट रूलर बन के चला जाता। तो इसके जो टीचर थे, टीचर का नाम था चिक्कूपाध्याय। इनके टीचर का नाम क्या था? चिक्कूपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट, he defeated to चन्नामाजी of केळदी and बसप्पा नायका। केळदी के चन्नामाजी, एक पॉइंट दिमाग में याद रखो, कित्तूर रानी जो चन्नामा थी वो अलग है और केळदी के जो चन्नामाजी हैं उन्हों अलग हैं। तो यही चन्नामाजी जो औरंगजेब के साथ लड़ाई करती कर्नाटक में, वो महिला है जो औरंगजेब के साथ लड़ाई करती, मुगल के साथ लड़ाई करती, चन्नामाजी। ठीक है। ठीक उसी टाइम में ये चन्नामाजी और बसप्पा तो चिक्कदेवराज वड़ियर के साथ भी जंग करते। इसका क्या रीजन था? क्योंकि चन्नम्माजी और बसप्पा बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान को सपोर्ट करते रहते। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान के अपोजिट औरंगजेब रहते और औरंगजेब का सबसे अच्छा दोस्त चिक्कदेवराज रहते। मतलब एक तरफ चिक्कदेवराजा और औरंगजेब है, दूसरे तरफ द गोलकुंडा एंड बीजापुर सुल्तान एंड चन्नम्माजी और बसप्पा, इन्हों चार मिला के एक तरफ है, औरंगजेब और चिक्कदेवराजा एक तरफ है। तो चिक्कदेवराजा ये बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान को तुम क्यों सपोर्ट करे बोल को उनके ऊपर अटैक करके उनको क्या कर दे, डिफीट कर दो। उसके बाद में 1677 के अंदर चिक्कदेवराज वड़ियर ने शिवाजी को हराया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, श्रीरंगपट्टन बैटल के अंदर। उसके साथ साथ ही चक्ड शिवाजी एट मदुरई, इक्केरी एंड बीजापुर। बीजापुर, इक्केरी और मदुरई के पास इनको चक करते, इसको रुकाते, मतलब उसको हराने की कोशिश करते और आखिर में श्रीरंगपट्टन के पास उनको हराया जाता। किसको? शिवाजी को। लेकिन शिवाजी को जब हराती इनको एक टाइटल मिल जाते, अप्रतिम वीर। अप्रतिम वीर बोले तो बहुत ज्यादा बहादुर सुल्तान करने का, या तो इंसान या तो किंग करने का वर्ड इस्तेमाल कर दो। अप्रतिम वीर, बहादुर इंसान। उसके बाद में अब बाप के ऊपर अपला करें तो आगे चल के बेटा तो अटैक करने वाला है। तो संभाजी जो थे वो संभाजी फिर चिक्कदेवराज के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार संभाजी हार जाते हैं और इस बार चिक्कदेवराज वड़ियर को और एक टाइटल मिल जाते हैं, महाराष्ट्र भूपाल जल रिपू। महाराष्ट्र भूपाल जल रिपू, जल रिपू करने का एक वर्ड, एक टाइटल मिल जाता। उसके बाद में इतना होने के बाद में चिक्कदेवराज वड़ियर को पता होता है कि औरंगजेब के साथ दोस्ती करना है, तो इसीलिए चिक्कदेवराज वड़ियर ने औरंगजेब के दरबार को अपना एक कोर्ट का मिनिस्टर या तो एक एम्बेसी भेज देते, चलो जाओ औरंगजेब को खुश करो और औरंगजेब के लिए एक तोहफे लेके चले जाओ। तो जब इन्हों औरंगजेब को तोहफे लेके चले जाते हैं तो औरंगजेब ही इनके दरबार को एम्बेसडर भेजते, इसलिए वो बोलते नहीं इज्जत दे के इज्जत ले लो। तो ये भी वही पे काम है, तो यहाँ पे इज्जत दी जाती है। तो वापस औरंगजेब क्या करते हैं, इसको भी इज्जत देते। क्या इज्जत देते? और इसके दरबार को वापस रॉयल सील्स एंड गोल्ड क्रोन,
तो सोने का ताज और रॉयल सील, ठीक है, रॉयल सील आते, और उस रॉयल सील के अंदर चिक्कदेव राजा को उन्हें अलग नाम से लिखे थे। वो सील के अंदर क्या नाम लिखते हैं? राजा चिक्कदेव राजा अहमद शाही, मेरे तरफ से ये तुम्हारा को भेंट है। नाम भी भेंट है, पैसे भी भेंट है, क्रोन भी भेंट है, सब कुछ भेंट है। राजा चिक्कदेवराज वडियर अहमद शाही करने का टाइटल दिया जाओ। उसके बाद में अब तो अच्छी खासी दोस्ती बन गई मुगल के साथ, तो उसी मुगल मिलिट्री जनरल से औरंगजेब को बोल के, मुगल मिलिट्री जनरल से बेंगलुरु को औरंगजेब कैप्चर कर रहे थे। तो बेंगलुरु को कैप्चर करने के बाद में, नहीं साहब ये बेंगलुरु को तुम्हारे अंडर में मत रखो, मुझे दे दो, उसकी क्या पेमेंट है मैं करूंगा। तो उनको क्या कहती है? 3 लाख पगोडाज देती, पगोडाज। तो याद रखो एक करेंसी का नेम है पगोडा। पगोडा बोले तो गोल्ड कॉइन्स। चिक्कदेवराज वडियर और औरंगजेब के बीच में ये रिलेशनशिप था। अब देखो चिक्कदेवराज वडियर के मारना और बैटल करने की नीति अब खत्म हुई। अब उन्हें स्टेट के अंदर फोकस करते, स्टेट के अंदर कुछ अच्छे काम करेंगे। ठीक है, पहले किसको हराया? पहले चन्नामाजी और बसपा को हराया। ठीक है, उसके बाद में शिवाजी के बेटे को, और मुगल के साथ क्या है अपने रिलेशनशिप, ये हमने देख लिया। अब क्या होता है? चिक्कदेवराज वडियर 18 कचेरी करने का सिस्टम ला दो, वो भी मुगल्स के मॉडल में। सर व्हाट इज द 18 कचेरी? 18 कचेरी मींस द डिपार्टमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट थिंग्स के जो डिपार्टमेंट्स थे, जो महकमे थे, 18 महकमे बनाते, 18 डिपार्टमेंट्स बनाते और उनको एक एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, 18 मिनिस्टर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 18 कचेरी सिस्टम कर को पुकारता। तो ये 18 कचेरी के साथ साथ इसको और एक टाइटल था नवकोटि नारायण। सर इसको क्यों नवकोटि नारायण बोलते थे? तो इन्हें अपने खजाने में या तो अपने ट्रेजरी के अंदर 9 करोड़ अशरफिया को जखीरा करके रखे रहा था। ही कलेक्ट द 9 करोड़ रुपीस, ही कलेक्ट द 9 करोड़ रुपीस इन हिज ट्रेजरी। अपने ट्रेजरी के अंदर, अपने खजाने के अंदर 9 करोड़ पगोडास या 9 करोड़ अशरफिया या 9 करोड़ गोल्ड कॉइन्स को उन्हें प्रिजर्व कर रहे थे। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नवकोटि नारायण। 9 कोटि, कोटि बोले तो करोड़, 9 कोटि नारायण, नारायण करने का नाम दिया जाता। उसके बाद में ये पहला इंसान है जो कर्नाटक के अंदर पोस्टल सिस्टम, डाकिया सिस्टम, पोस्टल सिस्टम और पुलिस सिस्टम को जारी कर दो, वो पहला इंसान। उसके बाद में कावेरी रिवर को, कौन सी रिवर को? कावेरी रिवर के वेस्ट के अंदर, याद रख लो, कावेरी रिवर के वेस्ट के अंदर 2 कैनल्स बिल्ड करते, क्योंकि वहां के जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स को इरिगेशन में हेल्प हो जाए, किसमें? इरिगेशन में, आबपाशी के अंदर हेल्प हो जाए। इसीलिए उन्हें क्या करते? 2 कैनल्स बनाते, एक अपने बड़े अब्बा के नाम पे, एक अपने नाम पे, बड़े अब्बा हो या छोटे अब्बा हो, मतलब तो उसी के बाद में इन्हें किंग बना था ना, इसीलिए उन्हें क्या बनाते? दोड्डा देवराज कैनल एंड चिक्कदेवराज कैनल। दोड्डा देवराज एंड चिक्कदेवराज कैनल करने के कैनल्स बना दो। उसके बाद में एक अच्छा पोएट भी था, अपने आप में भी पोएट था, और पोएटों को भी अपने दरबार में जगह दिया था। तो ऐसा पोएट था, तो इसने लिखा कौन से बुक्स हैं? तो उसके अंदर सब चिक्कदेवराज विजय, अप्रतिम वीर चरिते, उसके बाद में चिक्कदेवराज वंशावली। तो तिरुमल की ये बुक जो है चिक्कदेवराज वंशावली, ये सबसे ज्यादा फेमस है बाकी दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में कर्नाटक का या कनाडा का पहला जो ड्रामा था वो इसी के दरबार में लिखा गया। पहला ड्रामा कौन सा था? मित्रविंद गोविंद। कौन सा था? मित्रविंद गोविंद। मित्रविंद गोविंद कहने का जो ड्रामा है, वो ड्रामा लिखती श्रृंगारार्य। कौन सा? श्रृंगारार्य, श्रृंगारार्य, हाँ श्रृंगारार्य करने का एक टाइटल मिल। उसके बाद में 2 इसके लेडी पोएट्स भी इसके दरबार में रहते। एक है, एकली क्या लिखती बुक का नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हदिभदेय धर्म, बहुत बार एग्जाम में पूछे। हदिभदेय धर्म करने की जो बुक है वो संची होन्नम्मा करने वाले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संची होन्नम्मा। इन्हें चिक्कदेवराज दरबार में रहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पोएटेस है। उसके बाद में श्रृंगारम्मा, श्रृंगारम्मा, श्रृंगारम्मा जो अम्मा है, ये अम्मा की जो बुक है वो है पद्मिनी कल्याण। उसके साथ साथ
यहाँ एक पॉइंट लिखिज्म है, क्या है ये जो 4 इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं चिक, अभी जस्ट उसके बारे में बात करी है मैं ऑलरेडी, फिर मैं इसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते। इसके 4 इंपॉर्टेंट टाइटल्स है। पहला इंपॉर्टेंट टाइटल था कर्नाटक कवि चक्रवर्ती, कर्नाटक के कवियों का चक्रवर्ती, किंग कहा जाता, क्योंकि उन्हें खुद बुक लिखे नहीं, वो टाइटल उसको मिल जाता। उसके बाद में नवकोटि नारायण, ऑलरेडी उन्हें नवकोटि अशरफियां दिया था, इसीलिए नवकोटि नारायण बोलते। उसको 18 कचेरी बोल के टाइटल्स भी पुकार सकते हैं तुम्हें। नेक्स्ट नवकोटि नारायण हुआ। उसके बाद में अप्रतिम और वीर, शिवाजी को हराया था, इसको इसीलिए अप्रतिम वीर करने का टाइटल दिया गया। उसके बाद में टेंकण राजा, ठीक है, टेंकण राजा करने का भी एक टाइटल इसका था, याद रखो। उसके साथ साथ चिक्कदेवराजा अहमद शाही, चिक्कदेवराजा अहमद शाही, राजा चिक्कदेवराज का वो एक टाइटल मुगल जनरल में दिए गए थे। उसके बाद में यहाँ देखो महाराष्ट्र भूपारा जल रिपू कहने का एक जो टाइटल थे। इतना सारा चिक्कदेवराज वडियर के बारे में है। अब देखेंगे चिक्कदेवराज के वडियर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी का, इसी डायनेस्टी का एक हिस्सा थे लेकिन मुस्लिम रूल आ गया है यहाँ पे, तो वो थे हैदर अली। किस किस को साइड लगा के पावर में है। चिक्कदेवराज वडियर के बाद में सीधा हैदर अली नहीं है। चिक्कदेवराजा की डेथ कब होती, चिक्कदेवराजा की डेथ होती 1704 के अंदर, 1704 के अंदर, याद रखो। चिक्कदेवराज वडियर की डेथ होती 1704 के अंदर और औरंगजेब की डेथ होती 1707 के अंदर। उसे 3 साल का फर्क है। उन्हें 7 में इंतकाल होता है और इसका क्या है 4 के अंदर इंतकाल होता है। दोनों 1704 और 1707, ये डेट्स अच्छी तरह याद रखो। तो इन दोनों फेमस किंग की वजह से, इन दोनों फेमस किंग की डेथ की वजह से ऊपर मुगल डायनेस्टी कमजोर होती और नीचे क्या है वडियर डायनेस्टी कमजोर हो जाती। ओके, चिक्कदेवराज वडियर के डेथ के बाद में मैसूर के अंदर क्या हुआ और औरंगजेब की डेथ के बाद में नॉर्थ इंडिया में क्या क्या हुआ देखेंगे। सब पॉलिटिक्स का खेल है बाबू भैया, यहाँ पे पॉलिटिक्स का खेल चलेगा। क्या पॉलिटिक्स का खेल चलते वो भी हमको देखना जरूरी। क्या है जो 18th सेंचुरी है, 18वीं सदी को हम क्या बोलते हैं, द सेंचुरी ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सियासी मसाइलों की सदी कहा जाता है 18वीं सदी को, ठीक है। क्यों करने का, तो 1707 के अंदर, 1704 के अंदर चिक्कदेवराज वडियर की डेथ होती, 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ होती। समझ में आ रहे, कुछ समझ में आ रहे, दिमाग में याद रखो, ठीक है। उसके बाद में जैसा ही औरंगजेब की डेथ खत्म होते 1717 के अंदर बंगाल के नवाब अलग हो जाते, 1727 के अंदर निजाम ऑफ हैदराबाद एंड आरकाट के निज़ाम अलग हो जाते, उसके बाद में तंजावुर के निज़ाम अलग हो जाते, रूल ऑफ पेशवा स्टार्ट होते, शिवाजी की भी डेथ होती, शिवाजी के बाद में उनके किंग्स भी उतने खास नहीं रहते, उसके बेटे भी खास नहीं रहते, तो पेशवास का रूल स्टार्ट होते। ये नॉर्थ इंडिया की खिचड़ी है। अब रही कर्नाटका में बात, चिक्कदेवराज वडियर के मौत के बाद में क्या हालत हुई। चिक्कदेवराज वडियर के मौत के बाद में कृष्णराजा वडियर फर्स्ट एंड कृष्णराजा वडियर सेकंड आते, लेकिन दोनों भी नाबालिग होने की वजह से, दोनों भी काबिल नहीं होने की वजह से उनको इनडायरेक्टली रूल करते रखे थे एक दड़वाई। क्या वाई, दड़वाई। दड़वाई बोले तो क्या सर, नवाब को दड़वाई कहा जाता, नवाब को। तो उस टाइम का नवाब दड़वाई कौन था अगर बोलेगा तो यहाँ पे लिखे से देखो, नंजराजैया। कौन था, नंजराजैया। देखो इन दोनों को कठपुतली बना के इन्हें रूल करते रहते नंजराजैया, राजा उनोच रूल इन्हें करते रहते नंजराजैया। तो हैदर अली ये देखते 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 आगे जाते, तो कृष्णराजा वडियर सेकंड को भी साइड लगाते हैं और नंजराजैया को किल करके अपने आप को नवाब बना दो। ये रही पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री, ये रही तुम्हारी तकलीफ की हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में हैदर अली के बारे में आप पर्सनली देखना है। क्यों पर्सनली देखना है, 1761 से लेके 1799 के अंदर कर्नाटका के अंदर मुस्लिम रूल स्टार्ट होते मिडल में वडियर डायनेस्टी को। इस डायनेस्टी को हमें सल्तनत खुदादाद का रोल भी कहा जाता है या तो वडियर डायनेस्टी का पार्ट, कंटिन्यू पार्ट भी कहा जाता है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान को वडियर डायनेस्टी का कंटिन्यू पार्ट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी वडियर से अपने आप को अलग नहीं किया। तो उन्होंने वडियर के दिखाए हुए रास्ते पर ही अपनी डायनेस्टी कंटिन्यू कर दो। इसीलिए सल्तनत खुदादाद कहने से भी अच्छा है, वडियर डायनेस्टी का कंटिन्यू पार्ट कहा जाएगा इसको। हैदर अली के बारे में, हैदर अली के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। पहले उसकी लाइफ जानेंगे, पहला पावर को कैसा आया,
उसको देखेंगे, उसके बाद में उसके अचीवमेंट को देखने आऊँ। तो हैदर अली का क्या हालत है, तो हैदर अली के जो खानदान वाले थे वो सऊदी अरेबिया के कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। कुरैश खानदान या कुरैश ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। उनके बाप दादा इंडिया को आए थे, इंडिया को आके यहीं पे सेटल हुए। यहीं पे कहीं पे सेटल हुए अगर बोले तो वो भी एक पॉइंट है। जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का नाम है बूदी कोठे। कौन सा कोठे? बूदी कोटे। वो विलेज में उन्होंने सेटल होते हैं और हैदर अली की पैदाइश भी कोलार के बूदी कोटे डिस्ट्रिक्ट में ही, कोलार डिस्ट्रिक्ट और बूदी कोटे विलेज में ही होती है। हैदर अली की जो बर्थ थी वो थी 1721 के अंदर। हैदर अली की जो बर्थ होती 1721 के अंदर, वो भी बूदी कोट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा? कोलार। इनके फादर का नेम था फतेह मोहम्मद, याद रखो, इनके फादर का नेम था फतेह मोहम्मद और टीपू सुल्तान का पहला नेम था फतेह मोहम्मद। मतलब अपने बाप का जो नाम था अपने बेटे को रखते हैदर अली, तो मतलब अपने जो फादर का नेम था वही अपने को बेटे को रखते। तो बाप दादा का नाम ऐसा ही रहते। तो ये भी याद रखो, हैदर अली के बाप का नाम भी फतेह मोहम्मद और हैदर अली के बेटे का नाम भी फतेह मोहम्मद। समझ में आ रहा है? मतलब टीपू सुल्तान। सर उनको टीपू सुल्तान क्यों कहा गया? तो क्योंकि हैदर अली इज अ वेल फॉलोअर ऑफ द आरकॉट ख्वाजा टीपू मस्तान औलिया। टीपू मस्तान औलिया जो आरकाट के दरगाह हैं, टीपू मस्तान वहाँ पे औलिया सेंट बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो उनके सर ज़्यादा क्या है, करीब रहते, उनको ज़्यादा चाहते रहते। तो उनके पास दुआ करे, पैदा होने के बाद में उनको टीपू मस्तान औलिया के नाम से टीपू सुल्तान करने का नाम रखते हैं, याद रखो। ठीक है, उसके बाद में आकर ख्यालत क्या हुआ, यहाँ पे फतेह मोहम्मद और नजीदा बेगम हैदर अली के पेरेंट्स हैं। तो हैदर अली के पेरेंट्स रहने के बाद में इन्हों जो फतेह मोहम्मद थे उन्हों दुली खान ऑफ सिरा, सिरा के अंदर एक किंगडम रहते हैं, ओके, उस किंगडम सिरा के नवाब कर को पुकारते हैं हमें। तो सिरा के नवाब कौन थे अगर बोले तो दुली खान। उनके अंडर में हैदर अली के फादर फतेह मोहम्मद काम करते रहते, लेकिन उनकी डेथ होती। डेथ होने के बाद में हैदर अली उनके हैदर अली के फादर की डेथ होने में और सिरा के दुली खान दोनों भी एक साथ डेथ होते। दोनों भी एक साथ डेथ होने के बाद में यहाँ पे रसूल खान और ताहिर खान, इन्हों कौन थे? दुली खान के बेटे थे। दोनों आपस में लड़ते रहती कि मुझे ताज चाहिए, मुझे ताज चाहिए। ठीक है, ये मुझे ताज चाहिए, मुझे ताज चाहिए के चक्कर में ताहिर खान का इंतकाल होते और क्या है, रसूल खान जीत जाते। जैसा ही रसूल खान जीतते हैं तो दुली खान का सबसे फेमस जो कमांडर थे कौन? फतेह मोहम्मद, उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट करते। मतलब हैदर अली और हैदर अली के माँ को, नजीदा बेगम को, सब लोगों को अरेस्ट करके अपने अंडर में रख लेते। हैदर अली के अम्मी थे नजीदा बेगम, उनके दूर के रिलेटिव कौन थे? हैदर साहिब बोल के एक कमांडर थे। उन्होंने हैदर अली और नजीदा बेगम को इस रसूल खान की गिरफ्त से क्या करे? छुड़ा दे। छुड़ा के हैदर अली बहुत टैलेंटेड इंसान रहते, लेकिन उसको एजुकेशन नहीं है रहते, इसीलिए हैदर साहिब जो है, जो उनकी माँ का रिलेटिव है, हैदर अली को वडियर की आर्मी के अंदर एक ऑर्डिनरी सोल्जर बना के एंट्री दे दो। चलो भाई यहाँ तो काम कर, तू कर बोल को उनका नाम देके उसे एंट्री करा के जा दो। तो एंट्री होते, जैसा ही हैदर अली खान एंट्री होते एक ऑर्डिनरी सोल्जर से, यहाँ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होते। कैसा डेवलपमेंट सर? देखो, पहले जब हैदर अली जो नंजराजया था, मैं पहले ही बोला था तुम लोग को, चिकदेवराज वडियर के बाद में कृष्णराज वडियर और फर्स्ट कृष्णराज वडियर सेकंड आते। उन दोनों को कठपुतली बना के कौन रूल करते रहते? पहले कृष्णराजा फर्स्ट को कठपुतली बना के नंजराजया पावर में आता है। उसके बाद में सेकंड जो कृष्णराज वडियर है उसको कठपुतली बना के खुद ही रूल करते रहो। कौन है? नंजराजया। तो वो जब ना ये वडियर की डायनेस्टी है, नंजराजया की लीडरशिप में उन्होंने अटैक करते हैं कहां पे कर बोलेगा तो देवनहल्ली और नवाब ऑफ आरकॉट के ऊपर। जैसा ही नवाब ऑफ आरकॉट और देवनहल्ली के ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद में हैदर अली प्रोविंस के अंदर आ दो। हैदर अली अपना कर्तव्य दिखा दो, हैदर अपनी ताकत दिखा के क्या करते हैं, इस देवनहल्ली को जीत जाते और आरकॉट के नवाब को हरा दो। इन्हें घबरा पड़ते, कौन? नंजराजया। ये इतना अच्छा इंसान हमारे पास एक ऑर्डिनरी सोल्जर है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या आगे बढ़ाएंगे? इसको हम हैदर अली को क्या करेंगे? एक कमांडर बनाएंगे। तो हमारा कमांडर बनेगा। जैसा ही इन्हों कमांडर बनते हैं, कमांडर बनने के बाद में दिंडीगल के अंदर ज्यादा अपना कर्तव्य दिखाते हैं, दिंडीगल को अपना फतेह करते। तो बहुत सारी चीजें इन्हें फतेह करने के बाद में इसको कृष्णराज वडियर जो थे सेकंड, उन्होंने क्या करते? नवाब हैदर अली खान बहादुर करने का एक टाइटल देते।
कौन सा? नवाब हैदर अली खान बहादुर। तो है नहीं हो बाहुबली के फिल्म के अंदर? माहिष्मति के होने वाले साम्राज्य, राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र, भयभीत था संसार उस काल के संहारक, वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली कहने का जो टाइटल था, वही यहाँ पे इसको टाइटल दे नवाब हैदर अली खान बहादुर कहने का जो टाइटल मिलता। तो ये वाला चीज यहाँ पे याद रखो, कृष्ण राजा सेकंड उसे दे दो। जैसा ही इन्हें वो काम करते हैं, करने के बाद में नवाब इसी टाइम में 1761 के अंदर वडियर के सोल्जर ही वडियर के अपोजिट ठहर जाते हैं और दंगा भी करते हैं, बगावत करते हैं। की बगावत करते हैं? रूल नंजराजय्या कर रहे हैं, किंग तो हमारा कृष्णराज वडियर सेकंड है, तो कृष्णराज वडियर सेकंड हमारा किंग है, तो उन्हें क्यों नहीं रूल करता? नंजराजय्या हमको क्यों रूल करते बोल के पूरे सोल्जर्स क्या करते हैं? उठा के पड़ते। इस टाइम ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर हैदर अली मैसूर को एंट्री मारते दिंडीगल से। आगे क्या करते? सब लोगों को संभालते, सब लोगों को पैसा दे देते, पैसा देते तो सब आर्मी को अपनी तरफ खींच लेते। खींच ले क्या करते? नंजराजय्या का मर्डर, नंजराजय्या की बिरयानी बनाते, नंजराजय्या को मारते और कृष्णराज सेकंड जो है उसको साइड लगाते। उसको साइड लगा के अब खुद कर्नाटक के अंदर या मैसूर का नवाब बन जाता है। नवाब बोले तो क्या? दड़वाई, इन्हें भी एक दड़वाई बन जाते, दड़वाई बोले तो नवाब, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर पहले नवाब या मुस्लिम रूल इन्हें स्टार्ट करते कर्नाटक के अंदर वडियर्स के बाद में। हाँ, वैसे तो बहमनी डायनेस्टी कर्नाटक में सबसे पहला मुस्लिम रूल है, ठीक है। वडियर डायनेस्टी में इन्हें अपना मुस्लिम रूल स्टार्ट करते, लेकिन वडियर्स के जो ट्रेडिशन थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उसको नहीं भूलते। तो इन्हें आने के बाद में बेंगलुरु के अंदर एक गार्डन बनाते जिसका नाम है लाल बाग। ये तो सब लोगों को फेमस है और सब लोगों को भी पता है। तो ये लाल बाग गार्डन हैदर अली ने बनाया था। इसके बाद में इन्हें ज्यादा आर्किटेक्चर है इसके बारे में ज्यादा सीन नहीं खराब कर लेता, डायरेक्टली मारो और अपनी डायनेस्टी को फैलाओ। तो इन्हें सीधा अटैक करते किसके ऊपर? केळदी के जो नायक थे उसमें सबसे बड़ा नायक था कौन कर बोलेगा तो मदकरी नायक का फिफ्थ मदकरी नायक। इस फिफ्थ मदकरी नायक को हराते और हरा के उसके जो फैमिली थी उसको अरेस्ट करते, वीरम्मा जी और हिज सन उसके बेटे को, ठीक है, सोमेश्वर थर्ड बोल के याद हो। तो ये तीनों लोगों को अरेस्ट करके अपने पास रखते हैं। कौन सा? मदकरी नायक, वीरम्मा जी और हिज सन, ये पूरे लोगों को अरेस्ट करके अपने कैद में कर लेते। हैदर अली केळदी के मदकरी नायक फिफ्थ के ऊपर जब अटैक करते जब जो हैदर अली की सेना थी वो एक फोर्ट में से निकल के एक सुराख में से बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम में एक लेडी थी वनके वब्बुआ, ठीक है। आज भी चित्रदुर्गा के फोर्ट के पास गए तो इसकी याद हमें ऑटोमेटिकली याद। वो जो सुराख था उस सुराख में से जब दुश्मन बाहर आ रहे थे तो ये घर में जाके एक फूटे से लकड़ी लेती, लकड़ी लेके शेर को मारने का, खींच भागने का करते रहते। हैदर अली को आर्मी को बहुत सारे सोल्जर्स को इन्हें मारते वन के वब्बुआ, लेकिन उसके बाद में भी कामयाब नहीं होती, वो बात अलग रही। लेकिन उसके जो साहस था, उसका जो धैर्य था, उसका जो हिम्मत थी, उसको दाद देनी पड़ेगी। तो वही जो कहानी है वो वन के वब्बुआ की कहानी है। तो वो हैदर अली की आर्मी ही थी और मारने वाली है केळदी की एक नॉर्मल वुमेन थी, एक सोल्जर की बीवी थी, तो उन्हें वन के गए, वन के लेके मारते। उसके बाद में यहाँ देखो माधवराव फर्स्ट, जो पेशवा था माधवराव फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था। जो माधवराव फर्स्ट है वो शाह आलम सेकंड तक को ब्रिटिश से छुड़ाता, तो कितना स्ट्रॉन्ग इंसान होगा। वही स्ट्रॉन्ग इंसान हैदर अली को 3 बार हरा जाता। हैदर अली को कितने बार? 3 बार हैदर अली को हरा दो। कौन है? माधवराव फर्स्ट। उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर्स होते, तो एंग्लो मैसूर वॉर में पहली एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली जीत जाते और दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ होती कब? 1782 के अंदर, आफ्टर पोर्टनोवा बैटल। पोर्टनोवा बैटल के बाद में इनकी डेथ होती 1782 के अंदर और बैक इलनेस की वजह से, पीठ के फावड़े की वजह से इनकी मौत होती है। अगर आपको इससे भी ज्यादा एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में जानना है, हमारे इसी चैनल के अंदर हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तुम्हें वहां से जाके उसको डिटेली देख सकते हैं। मैंने डिटेली उसके अंदर बात किया है कि उसके बाद में आओ हैदर अली की मौत के बाद में, तो यहाँ पे आते टीपू सुल्तान।
तो उनके बेटे जो थे टीपू सुल्तान वो पावर में आते हैं। तो टीपू सुल्तान जो थे वो नवंबर 10 तारीख को, ज्यादा से ज्यादा लोग नवंबर 10 ही मानेंगे, लेकिन इसको 20 भी कुछ लोग बोलते हैं। नवंबर 10 तारीख को जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन क्या है, उनकी पैदाइश होती देवनहल्ली के अंदर। अब ये देवनहल्ली आती कहाँ पे है? देवनहल्ली है नियर बेंगलुरु, बेंगलुरु के पास ये है। आज भी यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, देवनहल्ली एयरपोर्ट, और बेंगलुरु के करीब है। टीपू सुल्तान थे, उनका पहला नाम था फतेह अली खान या तो फतेह मोहम्मद। उनके जो दादा का नाम था वो इनको रखा गया था। तो इनके पेरेंट्स का नेम था हैदर अली, इनके फादर थे, और फातिमा फखरुन्निसा, फातिमा फखरुन्निसा इनकी माँ का नाम था, इनकी अम्मी का नाम था। तो हैदर अली तो एक टैलेंटेड था, लेकिन उसको नॉलेज नहीं मिली थी, उसको एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिला था। तो उसके दिमाग में एक बात आई, मैं टीपू सुल्तान को ये काम करने नहीं दूंगा, टीपू सुल्तान को अच्छा पढ़ाऊंगा। इसीलिए उसने क्या किया, एक फ्रेंच ऑफिसर को अपॉइंट किया ट्रेनिंग देने के लिए। क्या पता यहाँ से फ्रेंच के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती और आगे जाके मिसाइल्स बना दो। हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार मिसाइल इस्तेमाल करने का जो क्रेडिट है वो टीपू सुल्तान को चला जाता। ठीक है, क्यों इतना इतना काबिल इंसान था कि ये 15 लैंग्वेज इजीली बात कर सकते थे, उस जिसमें फ्रेंच भी है। फ्रेंच भी बहुत आसान से बात करते थे, 15 या 15 से ज्यादा भी लैंग्वेज इन्हों बात करते थे बोल के हिस्टोरियंस बोलते हैं। क्यों कर बोलेगा, तो दीवान जो पूर्णैया थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे हैदर अली के भी और टीपू सुल्तान के भी, उन्होंने क्या करते हैं, श्रीरंगपट्टन के अंदर एक लाइब्रेरी बनाती जिसके अंदर 3000 से भी ज्यादा बुक्स रहते हैं। वो बुक्स इसलिए रहती कि टीपू सुल्तान को पढ़ने के लिए, इतना फैसिलिटी क्रिएट करके देती टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान अपने आप को किंग कब अनाउंस करते, अपनी बाप का जब इंतकाल होते 1782 के अंदर, तो तब उन्हें अपने आप को किंग अनाउंस नहीं करता, तब मॉरली वहां पे लड़ते जाते बाद में जब उसको टाइम मिलते उन्हें क्या करते 26 दिसंबर 1983 को अपने आप को किंग ऑफ मैसूर के नाम से अनाउंस कर दो। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते गए, कभी भी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उसकी एग्जाम्पल है उनकी जो 17 साल की उम्र थी, जो 17 साल जो उन्होंने किंग बन के गुजारे, वो 17 साल पूरे अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा फोकस उनका अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर डालना उनका सबसे जिंदगी का अहम मकसद था। 17 साल उन्होंने क्या है अंग्रेजों के साथ लड़ दे। इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं 1785 के अंदर, कितने शातिर दिमाग वाले हैं देखो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जब तक हम ब्रिटिशों का कारोबार को चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो लोग कमजोर नहीं होंगे। ही नो दैट द वीकनेस ऑफ ब्रिटिशर्स इज देयर बिजनेस। बिजनेस ब्रिटिशर का वीकनेस था करने का उनको पता था, बिजनेस की वजह से ही वो पॉलिटिक्स में स्ट्रांग है करने का भी पता था। इसीलिए वो क्या करते हैं 1785 में कर्नाटका से लिए जाने वाले स्पाइसेस, पेपर हो, कार्डमम हो, इलायची हो या दारचीनी या लवंग हो, ये सारी चीज़ों को, और सैंडलवुड को, जो सागवान की लकड़ी थी, जो संदल की जो लकड़ी कहलाते हैं, उस सैंडलवुड को क्या करते हैं उन्होंने जाने से ब्रिटिशर्स के लिए बैन कर छोड़ दो। ब्रिटिशर्स हमारे पास आना नहीं और हमारे पास सैंडलवुड्स लेके नहीं जाना, हमारे पास स्पाइसेस नहीं के ले जाना। ये बड़ा जोरदार झटका मिलते ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ये बहुत बड़ा जोरदार झटका, जोर का झटका है जोरों से लगा, तो बहुत डेंजर लगते हैं इनको झटका लगते। और ऊपर से इन्हों क्या करते हैं फ्रेंच के साथ क्लोज रिलेशनशिप में चले जाते, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं फ्रेंच के साथ। यहां तक भी देखो, यहाँ पे एक टाइटल है, कौन सा, टाइगर ऑफ मैसूर। ये टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को एक टाइटल था क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से। एक बार इनो और इनके फ्रेंच फ्रेंड दोनों भी क्या करते हैं, शिकार करने के लिए चले जाते। तो जब फ्रेंच फ्रेंड के ऊपर एक टाइगर अटैक करता है तो इनो पहले अपनी बंदूक ट्राई करती, बंदूक चलती नहीं। उसके बाद में चाकू लेके मारने की कोशिश करती, चाकू उनके घबराने की वजह से चाकू उनके हाथ से फिसल के नीचे गिर जाते। उसके बाद में स्टेबल पोजीशन में आते तो अपने फ्रेंच फ्रेंड को बचाने के लिए शेर के साथ भिड़ जाते। शेर जब इनके ऊपर हाथ रखते उसको चीर डालता। तो ये जो बहादुरी का जो क्रेडिट है वो टीपू सुल्तान को चला जाता है, इसीलिए टाइगर ऑफ मैसूर। तो यहाँ पे तुमको ये बताना चाहता हूँ कि वो फ्रेंच के कितने अच्छे फ्रेंड थे। तो इसीलिए क्या करते थे, अपने साथ कभी भी एक फ्रेंच फ्रेंड को रखते थे, अपने दरबार में भी फ्रेंच फ्रेंड को रखते थे। ये ब्रिटिश को खटकाता था, एक तरफ से ब्रिटिश को बैन दे, दूसरे तरफ से दूसरे यूरोपियन के साथ दोस्ती करके उनके साथ क्या है, उनको बराबर चटके दे रहे हैं, चटके के ऊपर चटका दे रहा है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, याद रखो जो टीपू सुल्तान थे वो सिर्फ फ्रेंच के यहाँ के फ्रेंच के फ्रेंड नहीं थे। फ्रेंच जो फ्रांस था
वहां पे एक क्लब आते जाकोबियन क्लब, उस जाकोबियन क्लब के एक्टिव मेंबर थे, मेंबर हुआ करते थे। उस मेंबर हुआ करके नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी इनके अच्छे रिलेशनशिप थे। बदकिस्मती के साथ नेपोलियन बोनापार्ट का जो सपोर्ट था वो इनको नहीं मिल पाया। ठीक है, जो आज भी वो टाइगर ऑफ मैसूर जो उन्हें चीरने की कोशिश करती हैं, वो जो लकड़ी का जो मुजस्समा है, लकड़ी का जो स्टैचू है, वो अभी भी हमें इंग्लैंड के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में नजर आ दो, वहां पे रखे सो है वो ऑलरेडी अभी भी। इनका एक स्लोगन था, क्या था? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ओके। और इनका हमेशा फेवरेट जो प्लेस था वो मलबार था। मलबार रीजन के ऊपर बहुत बार अटैक करते हैं। मलबार रीजन अपने हाथ से जाने नहीं देते। कितनी बार अटैक होती, कितने बार करते, मलबार रीजन के लिए इन तैयार भी रहते। यहां तक के सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर, फर्स्ट इन चारों एंग्लो मैसूर वार में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले एंग्लो मैसूर वार में भी इन्हों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है। सेकंड में इन्हों हाईलाइट होती, क्योंकि टीपू सुल्तान मलबार में अटैक करते रहती हैं, तो हैदर अली की डेथ होती। मलबार से वापस हैदर अली के पास जाके वहां से जंग जो है कंटिन्यू कर दो। ठीक है, वहां पे एक बैटल होती सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, पुलिलूर बैटल। वहां पे कर्नल बेली एंड ब्रैथवाइट को हरा दो। तो इसके बाद में हैदर अली की डेथ होती। डेथ होने के बाद में हैदर अली का जो ब्रेव सोल्जर था दोंडिया वाघ, उसके और टीपू सुल्तान के बीच में क्या है, बातचीत की जो ओपिनियन है वो डिफरेंस हो जाता। इसीलिए टीपू सुल्तान अरेस्टेड दोंडिया वाघ एंड केप्ट इन द प्रिजन के अंदर रखते हैं। बाद में दोंडिया वाघ को अंग्रेज रिलीज करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद में, वो बात अलग रही, उसके बाद में फिर बात करेंगे। तो थर्ड एंग्लो मैसूर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जैसे मैं बताया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा कि पूरे 4 एंग्लो मैसूर वार्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं इस यूट्यूब चैनल में, तुम वहां पे जाके देख सकते हो। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की फोर्थ एंग्लो मैसूर में डेथ होती। याद रखो, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोलने के लिए कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो जैसा ही टीपू सुल्तान की डेथ होती, अंग्रेज चीख उठते हैं कि आज से पूरा हिंदुस्तान हमारा रहा, नाउ द होल इंडिया कम अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश। ये वर्ड अनाउंस करते, फ्लैग भी उड़ाते, सब कुछ खुशी हासिल करते। उसके बाद में मैसूर का जो किंगडम था उसको वापस से वडियर डायनेस्टी को दिया जाता। उस टाइम में एक छोटे से बच्चे रहते वडियर डायनेस्टी के, कृष्णराज वडियर थर्ड, उनके हाथ में देती। और पहला जो दीवान था पूर्णैया को अपॉइंट करके ये मैसूर स्टेट वापस देती, लेकिन एक कंडीशन में, क्या? 1799 के अंदर तुम लोग क्या करेंगे, हमारी सब्सिडियरी अलायंस को कबूल करेंगे, हमारे अहद मुआयनत को कबूल करेंगे, तभी आपको मैसूर दिया जाएगा, वरना नहीं। आज का वीडियो यहीं तक काफी है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी के वडियर डायनेस्टी के जो फेमस किंग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।